प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे चीन की केंद्रीय कार्यपालिका अर्थात राज्य परिषद। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, चीन की केंद्रीय कार्यपालिका राज्य परिषद मतलब देखो, आप किसी भी देश के संविधान को ठीक से समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये जानकारी होना चाहिए क्या कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो किसी भी देश के संविधान को समझना हो तो निश्चित रूप में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं को समझना निहायत जरूरी है। तो आज हम चीन की कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि चीन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को राज्य परिषद कहा जाता है। मतलब चीन का जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद को राज्य परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य परिषद कहा जाता है। अब मैं आपको राज्य परिषद समझाऊं उससे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको मिल सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा लक्ष्य राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, फिर चाहे वह स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों अर्थात BA MA, या फिर चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, बशर्ते कि वो राजनीति विज्ञान से संबंधित हों, मैं उन सभी के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, मैं राजनीति विज्ञान को केवल राजनीति विज्ञान मानकर नहीं समझाता हूँ। मैं राजनीति विज्ञान को वास्तविक रूप में एक मास्टर साइंस, क्या बोला है मैंने, एक मास्टर साइंस स्वामी विज्ञान, एक सुप्रीम साइंस सर्वोच्च विज्ञान, अर्थात राजनीति विज्ञान को स्वामी विज्ञान और सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए मैं आपको राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से, उसके अंत स्थल तक जाकर उसमें गोते लगाकर, तैरकर, डूबकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मेरे किसी भी लेक्चर को आप औपचारिकता ना लें, बल्कि उसको गहराई से समझिएगा। आप विश्वास से कह रहा हूं, राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं चीन की राज्य परिषद अर्थात मंत्री परिषद। वहां जब कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है चीन के संविधान के बारे में, तो इसमें 3 बातें आती हैं। विशेषकर राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका में आएगा। राष्ट्रपति के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। दूसरे नंबर पर आएगा राज्य परिषद, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आता है केंद्रीय सैनिक आयोग। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्रपति, राज्य परिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग, इन तीनों का ही अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। जब तक इन तीनों को आप नहीं समझेंगे तब तक चीन की कार्यपालिका को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं राज्य परिषद। देखिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राज्य परिषद को समझें उससे पहले मैं आपको एक सूत्र देता हूं। क्या सूत्र? चीन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक दलीय व्यवस्था है, 1 पार्टी सिस्टम। और वह दल क्या है? क्या नाम है? साम्यवादी दल। अब लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि 2 विकल्प होने चाहिए, कम से कम 2 दल होने ही चाहिए जनता के सामने, जिससे कि एक को पसंद करे दूसरे को ना पसंद करे। लेकिन चीन में केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। ऐसी स्थिति में यहीं आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीन की शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है 2 विकल्प होने चाहिए, जबकि चीन में केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। दूसरी बात, चाहे चीन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में से किसी भी अंग की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हों, सैद्धांतिक रूप में तो आपको ऐसा लगेगा कि संविधान ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को जो शक्तियां दी हैं, ये सरकार के तीनों ही अंग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है, केवल वैधानिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति तो ये है कि चीन के अंतर्गत सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही है। मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के तीनों ही अंग चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल के निर्देशन में, नियंत्रण में काम करते हैं।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि ये बात समझ में आ गई तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं मूल बल इसी बात के ऊपर दे रहा हूं क्या, कि वास्तव में चीन के संविधान को समझना हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, साम्यवादी दल, इसके चारों तरफ लिखेंगे साम्यवादी दल, और इसके अंतर्गत लिखेंगे 1 2 3। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चीन के अंतर्गत व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, लेकिन व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है चीन के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस वही कानून बनाएगी जैसे साम्यवादी दल चाहेगा, और वहाँ की जो कार्यपालिका मतलब राज्य परिषद उसी ही अनुरूप कानून की क्रियान्विति करेगी जैसा साम्यवादी दल चाहेगा, और न्यायपालिका भी उसी अनुरूप निर्णय लेगी, उसी अनुरूप फैसले सुनाएगी जो साम्यवादी दल चाहेगा। ये स्थिति है चीन की। इसलिए चीन की शासन प्रणाली को सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। सभी प्रकार के अधिकार, सभी प्रकार की शक्तियां साम्यवादी दल के हाथों में निहित हैं। इसे उदारवादी संविधानवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। चीन की शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां सर्वा साम्यवादी दल है। खैर ये बातें बहुत लंबी है, साम्यवादी दल के ऊपर मैं जब अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा तब और भी बातें स्पष्ट कर दूंगा। आज तो हमें राज्य परिषद को समझना है। इधर आइए, अब ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। अगर ये बातें आप समझ जाते हैं तो इसमें आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले डायग्राम समझे। इधर मैंने लिखा है साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति। मतलब देखो यहां मैंने बताया कि साम्यवादी दल चीन में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रक और निर्देशक है। मतलब सब कुछ साम्यवादी दल है। सरकार के 3 अंग साम्यवादी दल की अधीनता में काम करते हैं। तो इधर मैंने नोट किया साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति, मतलब साम्यवादी दल की जो केंद्रीय समिति है चीन के अंतर्गत, उसी के निर्देशन और नियंत्रण में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और साथ में न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग काम करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। यहां मैंने लिखा है कार्यपालिका। आज हम कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं। कार्यपालिका को वास्तविक रूप में वहां चीन के अंतर्गत क्या कहा जाता है? राज्य परिषद। इसका मतलब क्या है कि वहां चीन में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद कहा जाता है। और वहां जो व्यवस्थापिका क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस का एक स्थायी निकाय होता है जिसे स्थायी समिति कहा जाता है। अब यहां मैंने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का ही नाम क्यों लिखा है? क्योंकि चीन के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली का ये लक्षण होता है, क्या लक्षण होता है? कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ रहे हैं ना? तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि चीन में संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन ये भी सैद्धांतिक स्थिति। व्यवहार में यदि देखते हैं तो वाकई वहां पर संसदीय शासन प्रणाली के सारे लक्षण नहीं मिलते हैं चीन के अंतर्गत। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, भारत में, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के सारे लक्षण मिलते हैं, जबकि चीन में संसदीय शासन प्रणाली के सारे लक्षण नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का नाम लिखा है। मतलब जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो मुख्यतया 2 प्रकार के प्रतिमान उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संस्थात्मक शासन प्रणाली में होता है। ये लक्षण कुछ मात्रा में चीन में मिलते हैं, बाकी भारत और ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, मतलब सरकार के दोनों जो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी निश्चित होता है। ये कुछ मैंने लक्षण बताएं। अब चूंकि हमें तो चीन को समझना है, तो चीन की स्थिति क्या देखेगा? ये मंत्री परिषद हो गया, ये व्यवस्थापिका हो गई, मतलब ये कार्यपालिका, ये व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का नाम क्या है चीन में? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। और इसका स्थायी निकाय, स्थायी समिति, ये भी मैंने नोट कर दिया है। ये क्यों लिखा है, इसका कारण है, ध्यान दें। देखिएगा, चीन के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए सैद्धांतिक स्थिति में तो संसदीय शासन प्रणाली है। कैसे है? चीन में जो ये राज्य परिषद होती है, राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। ये राज्य परिषद इसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायित्व का जो लक्षण होता है संसदीय शासन प्रणाली का होता है। लेकिन ध्यान देंगे, चूंकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस केवल 2 सप्ताह के लिए ही सत्तर में रहती है, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस सत्तर में नहीं होती, इसका अधिवेशन नहीं होता है, तो इस स्थिति के अंतर्गत राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अब ध्यान देंगे, यहाँ वास्तव में राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति
स्थायी समिति, इसके ऊपर साम्यवादी दल का पूरा नियंत्रण रहता है। तो वास्तविक रूप में जो राज्य परिषद होती है वह साम्यवादी दल के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मतलब केंद्रीय समिति, साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के प्रति ही राज्य परिषद उत्तरदायी होती है। सैद्धांतिक स्थिति तो यह है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह होती है कि राज्य परिषद साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि राज्य परिषद अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति, ये सरकार के दोनों ही जो अंग हैं वो साम्यवादी दल के निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। तो यहां जो ये उत्तरदायित्व का लक्षण है संसदीय शासन प्रणाली का है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था आपको कि वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली के सारे लक्षण नहीं है यहाँ चीन के अंतर्गत। कैसे नहीं है? अब देखो, ध्यान देंगे यहाँ भाई, संसदात्मक शासन प्रणाली में ये होता है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो सारे के सारे व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में है। लेकिन चीन में स्थिति ये है कि राज्य परिषद अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य वैसे तो ज्यादातर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। इसका मतलब ये शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है, क्योंकि शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। एक बात तो ये है अलग। दूसरा क्या है कि यहाँ जो राज्य परिषद अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार है राष्ट्रीय जन कांग्रेस को। राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, और यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस अधिवेशन में नहीं है, ऐसी स्थिति में स्थायी समिति के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों से विभाग से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वह संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है। परंतु चीन में स्थिति क्या है कि चीन में प्रश्न पूछने का अधिकार तो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस को, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जन कांग्रेस को मंत्री परिषद के सदस्यों की आलोचना और अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। मतलब ना तो मंत्री परिषद के सदस्यों की आलोचना की जा सकती है, मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस ना तो मंत्री परिषद, राज्य परिषद नाम है इसका, मंत्री परिषद के सदस्यों की ना तो ये आलोचना कर सकती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जबकि भारत में की जा सकती है आलोचना, ब्रिटेन में भी की जा सकती है आलोचना, और ना ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाना ये संसदात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चीन में सैद्धांतिक रूप में तो ऐसा लगता है कि संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो वहाँ संसदीय शासन प्रणाली का शुद्ध रूप नहीं है। तो ये जो मैंने आपके लिए मॉडल तैयार किया, इसके आधार पर सभी बातें स्पष्ट की जा सकती हैं और इसी के आधार पर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, मैंने लिखा यहाँ राज्य परिषद, मतलब चीन के अंतर्गत जब हम राज्य परिषद का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि राज्य परिषद एक प्रकार से क्या है, मंत्री परिषद है। क्या है? मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाती है। तो राज्य परिषद मंत्री परिषद है, नोट करें, राज्य परिषद मंत्री परिषद है, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 85 में 3 बातें कही गई हैं। भाई चीन का जो चौथा संविधान है उसमें 138 अनुच्छेद हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया ठीक से। तो अनुच्छेद 85 में 3 बातें नोट की गई हैं। किसके बारे में? राज्य परिषद के बारे में लिखा गया है। ये तीनों बातें नोट करें। क्या कहा गया है? एक तो कहा गया है केंद्रीय जन सरकार, मतलब राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार है, केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं इसको, केंद्रीय जन सरकार है। दूसरा कहा गया है कि राज्य परिषद कार्यकारी निकाय है, नोट करें, राज्य परिषद को कार्यकारी निकाय कहा गया है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि चीन के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी निकाय किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा राज्य परिषद। तीसरा है प्रशासन का सर्वोच्च अंग, अर्थात वास्तव में चीन का जो चौथा संविधान है, चौथे संविधान के अंतर्गत राज्य परिषद को प्रशासन का सर्वोच्च अंग कहा गया है। ये अनुच्छेद 85 में 3 बातें नोट की गई हैं। तो इन तीनों से संबंधित किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, आप नोट कीजिएगा। इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ इसके 4 पार्ट बनाए, 1, 2 और ये इधर 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चौथा पार्ट हमने यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। तो 1, 2 और ये 3 पार्ट ले रहे हैं राज्य परिषद को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी रचना और संगठन लेते हैं। राज्य परिषद की रचना और संगठन क्या है, तो नोट करेंगे यहाँ पर। रचना और संगठन के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे राज्य परिषद की रचना। रचना में इसका मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं राज्य परिषद में, तो नोट करें। रचना के अंतर्गत मतलब राज्य परिषद में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री,
राज्य परिषद के अन्य सदस्य प्रभारी मंत्री, आयोगों के मंत्री, महालेखा परीक्षक और महासचिव होते हैं। वैसे संविधान के अंतर्गत राज्य परिषद की कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है, लेकिन वर्तमान में राज्य परिषद में 45 सदस्य हैं। 45 सदस्य हैं, नोट करें। इसके बाद में इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि राज्य परिषद की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान देंगे यहाँ सबसे पहले आपको नोट करना है कि मंत्री परिषद का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है। तो इसका मतलब चीन में प्रधानमंत्री का पद भी है और राष्ट्रपति का पद भी है। तो यह भी जो लक्षण है वह संस्थात्मक शासन प्रणाली का। क्यों? क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, मतलब कार्यपालिका विभक्त होती है कि एक औपचारिक प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक होता है। तो चीन के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रपति को औपचारिक माना जाता है और वास्तविक प्रधानमंत्री को माना जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ साम्यवादी दल ही सब कुछ है। ठीक है, तो नियुक्ति की बात करते हैं। नोट करें आप, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भाई जो मंत्री परिषद का नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा की जाती है। नोट करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा की जाती है, तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब फिर से दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने कर दी, और इसके बाद में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अन्य सदस्यों में कौन आ जाएंगे? यहाँ ये अन्य सदस्य आ जाएंगे, उप प्रधानमंत्री, राज्य परिषद के अन्य सदस्य, प्रभारी मंत्री, आयोगों के मंत्री, महालेखा परीक्षक और महासचिव। इनकी जो नियुक्ति की जाती है वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा की जाती है। ये नोट करना है, आपको एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगली बात आती है राज्य परिषद के सदस्यों की पदच्युति। मतलब राज्य परिषद के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो मैंने नोट किया है, कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस, चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, मैंने शॉर्ट में लिखा है केवल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ये भारत की जो राजनीतिक दल का नाम है, इसको नहीं लेंगे, नहीं, वहां की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, मैंने केवल कांग्रेस लिखा है। तो कांग्रेस पदच्युत कर सकती है, मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका वास्तव में राज्य परिषद के सदस्यों को पद से हटा सकती है। और इसके बाद में अगली बात लेती है इसका कार्यकाल। मतलब राज्य परिषद का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, और राष्ट्रपति की तरह ही यहाँ वास्तविक रूप में ये केवल 2 बार ही अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब राज्य परिषद के जो सदस्य हैं, जैसे मान लीजिएगा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री है, तो केवल 2 बार पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था की गई, केवल 2 बार ही जो है वो चुनाव लड़ेगा, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से राज्य परिषद के बारे में भी साफ लिखा गया है, केवल 2 बार ही जो है राज्य परिषद के सदस्य बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, इसका मतलब जो है 2 बार की बात आती है, 10 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, मतलब दोबारा चुनाव लड़ेंगे 5 वर्ष बाद भी। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद ही मैंने लिखा है राज्य परिषद एक उत्तरदायी संस्था है। अब ध्यान देंगे, राज्य परिषद एक उत्तरदायी संस्था है। क्यों? क्योंकि चीन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, और संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित रूप में जो मंत्री परिषद होता है, जो कार्यपालिका होती है, जिसे वहाँ राज्य परिषद कहा जाता है, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चीन में आप देखिएगा राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी होती है, और राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जब अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तो इस स्थिति में राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये कि चीन के अंतर्गत राज्य परिषद एक उत्तरदायी संस्था है। मतलब ये राज्य परिषद अर्थात मंत्री परिषद व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत के अंतर्गत कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होता है, संसद की प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक इसी प्रकार से चीन के अंतर्गत भी जो मंत्री परिषद है वह व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए राज्य परिषद एक उत्तरदायी संस्था है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है क्या चीन के अंतर्गत राज्य परिषद एक उत्तरदायी संस्था है? हाँ, आपका आंसर होगा यस, मतलब एक उत्तरदायी संस्था है। उत्तरदायी कैसे, मैंने ये नोट कर दिया है यहाँ। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 में लेते हैं राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्य। अब ध्यान देंगे यहाँ, चीन का जो चौथा संविधान है भाई 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। साम्यवादी क्रांति के बाद में वहाँ 4 संविधान बन गए। पहला जो संविधान था, जिसको कि वास्तव में संविधान नहीं कह सकते, केवल एक सम्मेलन परामर्शदात्री संस्था मात्र थी 1954 में। उसके बाद में 75, 78 के अंतर्गत, और उसके बाद में 82 के अंतर्गत चौथा संविधान बनाया। तो जो हम जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं 1982 के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
राज्य परिषद की शक्तियों का उल्लेख चीन के संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया, 89 में, नोट करेंगे 89 में राज्य परिषद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और जब शक्ति की बात आती है तो आमरडेम पावेल के शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी देश की कार्यपालिका की शक्तियों का आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप में ये बात यहाँ भी लागू होगी कि सरकार का कोई भी अंग क्यों ना हो, उसके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। कार्यपालिका का मूल काम है कानून की क्रियान्विति करना, लेकिन क्या चीन की जो राज्य परिषद है केवल कानूनों की क्रियान्विति ही करती है? क्या और काम नहीं करती है? और भी काम करती है। मैंने 11 बिंदु बनाए। तो इसका मतलब वास्तव में कोई भी संरचना क्यों ना हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इन सभी के द्वारा, तीनों के द्वारा एक से अधिक काम किए जाते हैं। ये बात आमरडेम पावेल ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में भी ठीक से समझाई है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। यहाँ मुझे उसे समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब इसकी शक्ति और कार्यों की बात आती है तो बिंदु नंबर 1, प्रशासनिक शक्ति एवं कार्य। निश्चित बात यह है, चूंकि हम राज्य परिषद का अध्ययन कर रहे हैं और राज्य परिषद मंत्री परिषद का नाम है, मंत्री परिषद कार्यपालिका मत है, और कार्यपालिका का मूल काम होता है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की क्रियान्विति करना। इसलिए इसका पहला महत्वपूर्ण काम हो जाता है प्रशासनिक शक्ति एवं कार्य। मतलब कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण काम है या जो मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि सभी विभागों की निगरानी करना, सभी विभागों की निगरानी करना। मतलब वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिका होती है उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की क्रियान्विति करने से संबंधित कार्य राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बजट तथा आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी। देखिएगा, ये निश्चित बात है कि बजट तथा आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी शक्तियाँ और कार्य, आप चाहे किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कर रहे हो, वहाँ बजट अर्थात आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसकी जब बात आती है तो डेफिनेटली कार्यपालिका को काम करना ही पड़ता है। मतलब सच्चाई ये है कि आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो कार्यपालिका के द्वारा ही तैयार किया जाता है। वो एक अलग बात है कि भाई इसे फिर व्यवस्थापिका से पारित करवाया जाता है, लेकिन किसी न किसी रूप में आप किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, बजट से संबंधित जो कार्य होता है वो कार्यपालिका के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो चीन में भी यही स्थिति है। और तीसरा है, अब मुझे इन सभी बिंदुओं की ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा है सार्वजनिक सुरक्षा एवं न्याय प्रशासन संबंधी शक्तियाँ एवं कार्य। क्या? सार्वजनिक सुरक्षा एवं न्याय प्रशासन संबंधी शक्तियाँ कार्य। देखिएगा, जब सुरक्षा की बात आती है, आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, बाहरी सुरक्षा की बात आती है, तो किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, ये काम कार्यपालिका ही करते हैं। तो चीन के अंतर्गत भी सुरक्षा और न्याय प्रशासन से संबंधित जो कार्य है वो राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। आप चाहे किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित जो काम होता है वह कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, और चीन में यह कार्य मंत्री परिषद अर्थात राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। चौथा है विदेशी मामलों संबंधी शक्ति एवं कार्य। देखिएगा, विदेशों से जो संधियां और समझौते किए जाते हैं, ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति को इसमें फुल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह बात भी सत्य है कि राष्ट्रपति भी तो किस में आता है? कार्यपालिका में ही तो आता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि चीन की कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, राज्य परिषद भी आएगा, केंद्रीय सैनिक आयोग भी आएगा। तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि अन्य देशों से जो संधि और समझौते किए जाते हैं इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो भूमिका होती है वो कार्यपालिका की ही होती है, और यहाँ राज्य परिषद कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आप नोट करेंगे विदेशी मामलों संबंधी शक्तियां और कार्य भी राज्य परिषद के द्वारा किए जाते हैं। और पांचवा है प्रतिरक्षा संबंधी शक्तियां कार्य। देखिएगा, मैंने आपको पहले कह दिया है कि चाहे आंतरिक व्यवस्था से संबंधित बात हो, बाहरी सुरक्षा से संबंधित बात हो, ये जो दोनों क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य है, आंतरिक हो बाहरी हो, ये काम विशेषकर कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। तो चीन के अंतर्गत भी प्रतिरक्षा मतलब बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है, हम ये कहेंगे कि भी देश की सीमाओं की रक्षा करना। ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति के ऊपर सारा दामोदार होता है चीन के अंतर्गत, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति भी तो कार्यपालिका में आएगा, राज्य परिषद भी कार्यपालिका में आता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, तो ये सब कार्यपालिका में आ जाते हैं। इसलिए प्रतिरक्षा मतलब बाहरी सुरक्षा से संबंधित जो कार्य किया जाता है वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, चाहे भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, चीन की बात करें, सभी जगह यही है। इसके बाद में छठा आता है राष्ट्रीयता संबंधी शक्तियां कार्य। देखिएगा, चीन के अंतर्गत एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि 56 जातियाँ 56 राष्ट्रीयताएँ मौजूद हैं। तो इन सभी राष्ट्रीयताओं से संबंधित जो कार्य है, इनकी जो भी समस्याएं हैं, उन सब का जो समाधान किया जाता है चीन के अंतर्गत तो राज्य परिषद के द्वारा ही किया जाता है। सातवां है प्रवासी चीनियों के मामले में शक्तियाँ। आप ध्यान देंगे, चीन का कोई नागरिक विदेशों में बस जाता है तो उसके हितों की रक्षा करना ये भी राज्य परिषद की जिम्मेदारी है।
ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो कार्यपालिका में ही तो आएगा। इसलिए प्रवासी चीनियों को, चाहे मान लीजिएगा चीन का कोई नागरिक है, बाहर बस जाता है, उसके बाद में वापस चीन में आता है, तो जो भी सुविधाएं संविधान के द्वारा दी गई हैं वो सब सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई विदेश में रह रहा था वापस आ गया इसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, नहीं। और यदि विदेशों में रहा है तो उसको भी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य परिषद निभाती है। इसके बाद में 8वां है प्रशासनिक इकाइयों संबंधी शक्तियाँ। भाई चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती हैं, विभिन्न हितों विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर जो प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जाती हैं, उन इकाइयों की निगरानी करना, उनका निर्देशन करना, ये सब कार्य राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। और 9वां है आपात स्थिति संबंधी शक्ति एवं कार्य। भाई अगर वास्तव में देश के अंतर्गत आपात जैसी स्थिति है, चाहे वो आंतरिक शांति व्यवस्था संबंधित हो, बाहरी आक्रमण से संबंधित हो, तो आपात स्थिति संबंधी शक्तियों का प्रयोग भी जो है राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। वैसे ये बात सत्य है कि यहाँ पर मुख्य भूमिका राष्ट्रपति की होती है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो किस में आएगा, कार्यपालिका में ही आएगा। इसलिए आपात स्थिति संबंधी शक्तियाँ एवं कार्य भी राज्य परिषद के द्वारा किए जाते हैं। और 10वां है अधीनस्थ संस्थाओं के आदेशों व निर्देशों के बारे में शक्तियाँ। आप ध्यान देंगे जितनी भी अधीनस्थ संस्थाएं हैं चीन के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्र में, उन सभी को आदेश और निर्देश देने की शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में है। मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति तो ये है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी सरकार के तीनों ही अंग साम्यवादी दल की जो केंद्रीय समिति होती है उसके निर्देशों और नियंत्रण में काम करते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। ये केवल सैद्धांतिक स्थिति। व्यवहारिक स्थिति तो ये है कि चीन में सब कुछ साम्यवादी दल ही है। चलिए, और अंतिम 11वां है कांग्रेस या स्थायी समिति द्वारा सौंपी गई शक्तियाँ। आप देखो यहाँ वास्तव में राष्ट्रीय जन कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस, और इसकी स्थायी समिति, ये स्थायी समिति राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी निकाय है। मैंने राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति दोनों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस या स्थायी समिति द्वारा राज्य परिषद को जो भी शक्तियाँ सौंपी जाती हैं, जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, उन सब का भी जो है प्रयोग राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे राज्य परिषद अंतिम रूप में साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति की प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे देखा जाए तो राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तो स्थायी समिति की प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति तो यह है कि राज्य परिषद को जवाब यहाँ देना पड़ता है केंद्रीय समिति को, साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति को। इसलिए सर्वोच्च साम्यवादी दल है। इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग साम्यवादी दल की अधीनता में काम करते हैं। ठीक है भाई। पार्ट नंबर 3 में क्या लिया है, राज्य परिषद का मूल्यांकन करेंगे। राज्य परिषद की स्थिति का मूल्यांकन, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन, राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति क्या है। आप नोट करेंगे राज्य परिषद की स्थिति का मूल्यांकन अथवा या राज्य परिषद एक संसदीय कार्यपालिका। मतलब ये देखेंगे कि क्या चीन की जो राज्य परिषद है वो वाकई हकीकत में संसदीय कार्यपालिका है, क्या शुद्ध संस्थात्मक प्रतिमान है चीन में, ये देखना है। इसकी जो शक्तियां हैं उसका पता लगाना है हमें कि वास्तव में संविधान के द्वारा जो शक्ति दी गई है राज्य परिषद को, क्या व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आप पाएंगे कि ये केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति तो ये है चीन में, चूँकि वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, 1 पार्टी सिस्टम है, वहाँ साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है। वहाँ की शासन प्रणाली को सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि वहाँ साम्यवादी दल ही सब कुछ है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के तीनों अंग साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में काम करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये बात समझनी है। अब इसको जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन के लिए मैंने आपके लिए 2 पार्ट तैयार किए हैं जिससे कि आप इजीली रूप में समझ जाएंगे। पहला तैयार किया है चीन की कार्यपालिका मतलब राज्य परिषद। चीन की कार्यपालिका वैधानिक मतलब कानूनी, वैधानिक, सैद्धांतिक एवं ढांचागत रूप में एक संसदीय कार्यपालिका है। मतलब जब चीन की राज्य परिषद का अध्ययन किया जाता है, कार्यपालिका मतलब राज्य परिषद का अध्ययन किया जाता है, तो वैधानिक, सैद्धांतिक एवं ढांचागत रूप में देखने पर लगता है कि भी चीन में संसदीय कार्यपालिका है। कैसे, आप स्वयं देखिएगा। राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तरदायित्व का लक्षण संस्थात्मक शासन प्रणाली का है। अगली बात, राज्य परिषद के सदस्य राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य ही होते हैं। कुछ अपवाद की बात अलग होती है कि कुछ सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सदस्य इसी के होते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के, तो ये भी संस्थात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। इसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वह राज्य परिषद के सदस्य से प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं।
प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये भी संस्थात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। ये सैद्धांतिक स्थिति है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति कुछ अलग ही मिलेगी। व्यवहारिक स्थिति में आप स्वयं देखिएगा यहाँ कि राज्य परिषद वैसे तो राष्ट्रीय जनता कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य परिषद को जवाब देना पड़ता है केंद्रीय समिति को, साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी है ये व्यवहार में। तो ये केवल सैद्धांतिक स्थिति, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जनता कांग्रेस और स्थायी समिति भी साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के नियंत्रण में है। ये मैंने तीर के निशान से दर्शा दिया है। ये दोनों ही व्यवस्थापक और कार्यपालिका साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। हकीकत ये है। तो केवल सैद्धांतिक रूप में संसदीय शासन प्रणाली कहा जा सकता है चीन की शासन प्रणाली को, व्यवहारिक स्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये सैद्धांतिक स्थिति है और व्यवहारिक स्थिति ये मैंने नोट कर दी। मैंने क्या लिखा है यहाँ? व्यवहार में अर्थात हकीकत में राज्य परिषद न तो उदारवादी संस्था है ना तो उदारवादी संस्था है। क्यों? क्योंकि उदारवादी संस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, जबकि यहाँ पर केवल एक दल है साम्यवादी दल, और किसी भी रूप में व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। साम्यवादी दल की विचारधारा का किसी के द्वारा भी विरोध नहीं किया जा सकता है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ना तो उदारवादी संस्था है ये कौन? राज्य परिषद, ना लोकतांत्रिक संस्था है ये। क्या? ना लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ केवल एक ही दल है। लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि कम से कम दो विकल्प होने चाहिए, दो दल होने चाहिए, जबकि चीन में एक ही है। इसलिए ना ये लोकतांत्रिक संस्था है और ना ही ये वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य परिषद अपनी शक्ति का जो प्रयोग करता है वह वास्तविक रूप में साम्यवादी दल के अधीनता में करता है। पहली बात तो राज्य परिषद को इनके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रीय जनता कांग्रेस भी और राज्य परिषद भी ये दोनों ही साम्यवादी दल के नियंत्रण में काम करती है। इसलिए वास्तविक वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। मैंने लिखा है न वास्तविक कार्यपालिका है और न इन अर्थों में उदारवादी कार्यपालिका है। अर्थात ये उदारवादी कार्यपालिका भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उदारवादी संविधान वाले देशों के अंतर्गत, उदारवादी संविधान वाले देशों के अंतर्गत, फिर से बोल रहा हूँ, उदारवादी संविधानवाद कह सकते हैं इसको, उदारवादी संविधानवाद वाले देशों में, फिर से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उदारवादी संविधानवाद वाले देशों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं चीन में आपको नहीं मिलेंगी। कैसे? जैसे दो विकल्प होना जरूरी होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जबकि चीन में तो न्यायपालिका साम्यवादी दल के अधीनता में काम करती है। क्या स्वतंत्रता, क्या निष्पक्ष, कुछ नहीं, सब कुछ साम्यवादी दल है। इसलिए आप व्यवहार में देखेंगे, हकीकत में देखेंगे तो राज्य परिषद के बारे में आप कह सकते हैं कि ना तो ये संसदीय शासन प्रणाली है, ना ये वास्तविक कार्यपालिका है, ना ही ये उदारवादी संस्था है, ना ही ये लोकतांत्रिक संस्था है। तो नोट करें, व्यवहार में अर्थात हकीकत में राज्य परिषद न तो उदारवादी संस्था है, न लोकतांत्रिक संस्था है, न वास्तविक कार्यपालिका है और न इन अर्थों में उदारवादी कार्यपालिका है। राज्य परिषद एक दलीय साम्यवादी शासन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यशील संस्था है। बस इतना नोट करेंगे। राज्य परिषद, ये राज्य परिषद, कार्यपालिका मंत्री परिषद। राज्य परिषद एक दलीय साम्यवादी शासन। मैंने आपको पहले बता दिया कि चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है, साम्यवादी दल सब कुछ है। एक दलीय साम्यवादी शासन में सरकार तीनों अंग इसके अधीन है। शासन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यशील संस्था है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यशील संस्था है ये राज्य परिषद। अब यहाँ बात आ गई, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब क्या है? दो शब्द हो गए, लोकतांत्रिक और केंद्रवाद। लोकतांत्रिक का मतलब ये कि चीन के अंतर्गत स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, मतलब स्थानीय जन कांग्रेस सबसे नीचे है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस सबसे ऊपर है। तो ये वास्तव में जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती हैं, लेकिन स्थिति यह है कि स्थानीय जन कांग्रेस से और मध्यम स्तर पर जो कांग्रेस होती है और अंत में राष्ट्रीय जन कांग्रेस होती है, तो ये शक्तियां स्थानीय जन कांग्रेस से राष्ट्रीय जन कांग्रेस में चली जाती हैं, मतलब शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं केंद्रवाद, और जनता के द्वारा निर्वाचित की जा रही है, इसको कहते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो वास्तव में एक दलीय साम्यवादी शासन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ये कार्यशील संस्था है। कौन? राज्य परिषद। मतलब हकीकत ये है यहाँ कि सब कुछ साम्यवादी दल ही है। ये है चीन की कार्यपालिका की स्थिति अर्थात राज्य परिषद। एक्चुअल पोजीशन मैंने आपको समझा दी है कि सिद्धांत में इसको संसदीय शासन प्रणाली कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ये शुद्ध संस्थात्मक शासन प्रणाली नहीं है, ना ये वास्तविक कार्यपालिका है, ना ये उदारवादी संस्था है और
ना ही ये एक लोकतांत्रिक संस्था है। कौन? राज्य परिषद। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है 2 विकल्प हों, जबकि चीन में केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल, और सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये साम्यवादी दल के अधीनता में काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप चीन की कार्यपालिका अर्थात राज्य परिषद अर्थात मंत्री परिषद को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।